अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर आप गर्व करेंगे। गर्व चारों तरफ हो भी रहा है और वाहवाही भी हो रही है। वाहवाही हो रही है भारतीय सेना की, क्योंकि बीते 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया है जिसकी सख्त जरूरत थी। चाइना के सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने धूल चटाते हुए अपने घर से बाहर फेंक दिया है। दरअसल हुआ ये कि तवांग के एक इलाके में चीनी सैनिक पहुंचे हुए थे। भारतीय सैनिकों को इसकी खबर लगी और भारतीय सैनिकों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अंत में प्रोटोकॉल और बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए भारतीय सैनिक उन्हें जाने के लिए कहते हैं और चीनी सैनिक मुंह लटकाए निकल भी जाते हैं। लेकिन चीन का एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकारी अखबार है, लेकिन वो इस दावे को नहीं मानता। वो इस मामले में थोड़ी बेरुखी कर रहा है और बेरुखी यह कर रहा है कि वो कह रहा है कि भारत ने जो किया वो सही नहीं है। वैसे तो चीन का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब भी उसके सैनिक पिटते गए हैं, जब भी उसके सैनिकों को प्रॉब्लम हुई है, चीन ने उसे अपने अखबार, अपने टीवी चैनलों में इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं दी है। कभी अपने नागरिकों को यह बताया ही नहीं है कि उसके कितने सैनिक घायल हो गए हैं, कितने सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि ड्रैगन अपने पुराने चाल पर कायम है, लेकिन भारत के साथ जो दिन प्रतिदिन उसके विवाद बढ़ रहे हैं, आखिर उसका कारण क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। सहयोग कर रहे हैं अमन प्रजापति। बात 1949 से शुरू होती है, जब चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। चाइना के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के पीछे की भी कहानी है। वहाँ के छठे राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका गया था 1911 में ही, लेकिन चाइना को डेमोक्रेटिक होते होते 1949 लग गए। इधर भारत 1947 में डेमोक्रेटिक हो गया था। चाइना के साथ 14 देशों की सीमा मिलती है, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, भूटान सहित तमाम देश हैं। नेपाल को भी जोड़ ही लीजिए। अब भारत की भी 7 देशों के साथ सीमा लगती है। अब जाहिर सी बात है, जब चाइना की सीमा भारत के साथ लगती है तो भारत की सीमा भी चाइना के साथ ही लगेगी। 1950 का दौर आया। एक जगह है जिसे नेपा के नाम से जाना जाता है। नेपा वही जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसे UNEPA के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या था कि अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से पर चीन कब्जा करने की सोच रहा था। इधर भूटान, जिसे भारत ने रिहा कर दिया था, यानी कि भारत इससे पहले खुद ब्रिटिश की हुकूमत में था, लेकिन ब्रिटिश की हुकूमत के अधीन ही 2 राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिश ने और कब्जाए हुए थे, एक सिक्किम और एक भूटान। भूटान को भारत ने संधि के तहत हटा दिया, यानी कि कहा कि भैया अपना राज करो। इधर सिक्किम अपने पास आ गया। अब अरुणाचल की बारी थी। चाइना चाहता था कि अरुणाचल उसके पास पहुंच जाए, लेकिन चाइना ये चाहता तो था पर भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। भूटान भी इस बात पर सहमति नहीं दे रहा था और भूटान के साथ तो भारत ने संधि की थी। संधि ऐसी थी कि फ्रेंड्स ऑफ ट्रीटी के तहत भूटान की हर संभव मदद भारत करेगा और भूटान की जो रक्षा पॉलिसी होगी, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो संबंध होंगे, उसमें भारत का साथ रहना जरूरी है। यानी कि भारत अपनी बातें जब तक नहीं कहेगा तब तक भूटान इस फैसले पर कुछ कर नहीं सकता, या फिर यूं कहे कि फैसला नहीं ले सकता। अब जब बात ऐसी आ गई तो फिर भूटान के साथ भारत के संबंध और बेहतर होने लगे। 1950 से निकलकर अब आगे चलिए, 1960 का दौर आया, जब जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष चीन से आए और उन्होंने कहा कि हम इंडो चाइना मीटिंग करना चाहते हैं ताकि ये जो नेपा की जगह है इसके बारे में डिसाइड कर सके। उन्होंने बोला कि एक जगह आप हमें दे दीजिए, यानी कि ईस्ट का इलाका हमें दीजिए, वेस्ट का इलाका स्वयं रखिए, या फिर वेस्ट का इलाका हमें दे दीजिए और ईस्ट का इलाका स्वयं रखिए। अब नेहरू इस संधि को मानने को तैयार नहीं थे। तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध झेलना पड़ेगा। अब नेहरू ने उनकी मुलाकात करवा दी मोरारजी देसाई से। अब वो इस बात से खफा हो गए कि देसाई से, यानी कि एक 2ym दर्जे के नेता से हमारी मुलाकात करवा दी है, कम से कम समकक्ष है तो साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं। देसाई ने भी 2 टूक कहा था कि भारत कमजोर जरूर है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि अपने भूमि की रक्षा नहीं कर सकता। अब वो वहां से मायूस लौट गए। यहीं से शुरू हो गई थी भारत और चीन के बीच के विवाद की वो कहानी जो 1962 में युद्ध के रूप में तब्दील होती है। 62 का दौर आया। सबको पता है कि भारतीय सेना वहां हार गई। भारतीय सेना के हारने का अनेक कारण था,
जिनमें से कुछ कारण राजनीति को लेकर था कि राजनीतिक उस समय बता ही नहीं पाए कि सेना को क्या करना है, और डिप्लोमेट सरकार इसी हलचल में रह गई कि चाइना को कैसे भी शांति वार्ता पर मजबूर कर सके। हालांकि 62 का दौर गुजर गया। अब हम 2020-22 के भारत में हैं, जहां पर भारत की सैनिक भी विशाल है और भारत की सैन्य शक्ति भी विशाल है। अब ऐसे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भारत चाइना से पीछे है। हालांकि दुनिया भर के 10 ताकतवर देशों की जो सेना है उसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस दूसरे पर है और चाइना तीसरे पर है, लेकिन चौथे स्थान पर भारतीय सेना काबिज है। ऐसे में भारतीय सेना को कम नहीं आंका जा सकता। अब विवाद चाइना और इंडिया के बीच इतना क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे की कहानी है भूटान का डोकलाम बॉर्डर। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डोकलाम इंडिया में नहीं है, डोकलाम उस जगह पर है जहां इंडिया उसे नियंत्रित कर सकता है। अब इंडिया नियंत्रित क्यों कर सकता है? क्योंकि ये बातें हमने आपको पहले ही बता दी है कि भूटान के साथ भारत का एक ऐसा संबंध है फ्रेंड्स ऑफ ट्रीटी के तहत, जिसके अंतर्गत भूटान में होने वाली कोई भी राजनीतिक गतिविधि यदि दूसरे देशों को जोड़ती है तो उसमें भारत की हिस्सेदारी जरूरी है। यानी कि भारत जब तक अपनी बातें नहीं रखेगा तब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। 2017 का दौर आया। 17 में क्या हुआ था कि चाइना अपनी तरफ से रोड बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो तो ऐसा हमेशा से करते आया है, पहले कुछ कुछ टुकड़ी में बनाता था। अब उसने क्या किया कि उसने लंबी जगह ले ली और लंबी जगह बनाते हुए बुलडोजर लगा करके रोड बनाना शुरू कर दिया। अब इंडिया को इसकी भनक लगी। भूटान ने कहा कि भैया हस्तक्षेप कर दो, इंडिया ने भी कहा चलो हस्तक्षेप करते हैं। 2017 में ही क्या हुआ कि जब चीनी सैनिक खड़े थे, इंडिया की तरफ से बुलडोजर लेकर जाया गया। अब चीनी सैनिक भी हस्त बस्त हो गए कि भैया इंडिया की तरफ से बॉर्डर पर बुलडोजर क्यों आए हैं, और वो भी इस इलाके में। बॉर्डर छोड़िए, बॉर्डर पार करके चले गए बुलडोजर लेकर। और जब वो बुलडोजर लेकर पहुंचे तो इंडिया के सैनिकों ने उस रोड को बनाने से मना कर दिया। अब ऐसे में भूटान के साथ संबंध है तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर भी इस बात को लेकर वाहवाही हुई और चीन को मुंह की खानी पड़ी। यानी कि हम दिमागी रूप से तो चीन को हमेशा से मात देते आ रहे हैं। अब 2022 का दौर है। बीते 9 दिसंबर को जो घटना हुई है इस पर चीन की सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत ने जो किया है वो सही नहीं किया है, और चीन का सरकारी अखबार ये दावा कर रहा है कि भारतीय सैनिक उसके इलाके में चले गए थे, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे सैनिक उसी इलाके को कैप्चर करते हैं जो अपना होता है। भारत की नीति भी यही रही है कि कभी किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करे तो हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। अब 9 दिसंबर की बात पुरानी हो रही है, धीरे धीरे नया वक्त आ रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत अपनी डिफेंस शक्ति को मजबूत कर रहा है और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में इसके नतीजे भी देखने को मिल जाए। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, सवाल ये कि क्या फिर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है? मेरी तरफ से जवाब सुनिएगा तो जवाब नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं, क्यों नहीं? का कारण यह हो सकता है कि चाइना एक तरफ जहां विश्व की नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं भारत भी विश्व की नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में टकराव जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों देश यदि अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर पहुंचते हैं तो दोनों देशों के समकक्ष लगभग एक जैसे ही हैं। जहां चाइना अमेरिका को नजर दिखा रहा है, वहीं भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है। रूस और सोवियत संघ जहां चाइना का मित्र है, वहीं भारत के भी वो मित्र हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मध्यस्थ बातें हैं जो बीच में धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद से चाइना की जो स्थिति है उसमें बदलाव जरूर आया है। चाइना डेमोक्रेट कंट्री होने के बाद से जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है और बाकी देशों की हालत भी श्रीलंका की तरह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ये कह सकते हैं कि चीन बिल्कुल गलत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर उसकी खामियां भी निकाली जा रही है। लेकिन भारत अभी इस मसले को लेकर कोई गंभीर विषय पर सोचने से पहले 10 बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद के पास जाकर बैठेगा और वहीं जाकर इस विषय को लेकर कोई निर्णय निकल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी विशेष जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिएगा भैया जी गजब। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति।